गरीब ससुराल में आया पहली बार अमीरों वाला राशन। देखिए मैं सभी के लिए कितना सारा राशन लेकर आई हूँ और राशन में आप सभी के लिए घी, तेल, बासमती चावल, ड्राई फ्रूट्स, ऑलिव ऑयल, यहाँ तक कि रिया देखो तुम्हें केसर बहुत पसंद है ना, मैं केसर भी लेकर आई हूँ। साथ में क्यों ना इम्पोर्टेड कुकीज, ग्रीक योगर्ट, ऑर्गेनिक आटा, हर्ब्स और जूस भी लेकर आई हूँ। इतना सारा महंगा राशन देखकर सभी घर वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे बेटा, लेकिन तुम इतना महंगा राशन कैसे लेकर आ गई? ये सारा तो अमीरों वाला राशन है और तुम तो नौकरी भी नहीं करती हो और ना ही हमारे पास इतने पैसे थे, तो तुम ये सारा राशन कैसे लेकर आ गई? हाँ भाभी, आपने आखिर ये सब कैसे कर लिया? हर कोई ये सब देखकर हैरान हो रहा था, लेकिन इस बात पर रोहन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, मुझे अच्छे से पता है ये सब कैसे हो रहा है। तुम मुझे धोखा दे रही हो ना, मुझे सब पता चल गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सब पता है, मैं सब अच्छे से जानता हूँ। आखिर ये सब क्या हो रहा था? गरीब बहू प्रीति अमीरों वाला इतना सारा राशन अचानक से कैसे लेकर आ गई थी और रोहन उससे नाराज क्यों था? वो आखिर उसके ऊपर धोखेबाजी का इल्जाम क्यों लगा रहा था? सब कुछ जानने के लिए चलिए चलते हैं समय के कुछ पीछे। प्रीति बहुत ज्यादा थक गई थी और ऑफिस से वो घर लौटी है। अपने फ्लैट का दरवाजा खोलकर घर के अंदर आती है। सब कुछ कितना अलग और बदला हुआ लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब मुझे इन सब चीजों की आदत डालनी ही होगी। उसके बाद प्रीति अपने लिए नमकीन चावल बनाती है और वो सबसे पहले चावल निकालकर उन्हें अच्छे से धोती है और उसके बाद प्याज, टमाटर और आलू भी काट लेती है। सब कुछ काटने के बाद वो कुकर में थोड़ा सा तेल डालकर उसमें प्याज, टमाटर और नमक, मिर्च, मसाले डालकर उसे अच्छे से पकाकर उसमें चावल और आलू डालकर थोड़ा पानी डालकर कुकर बंद करके चढ़ा देती है। जब तक कुकर में चावल पकने के लिए रखे हैं तब तक जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। थोड़ी देर बाद चावल तैयार हो जाते हैं तो वो उन्हें प्लेट में डालकर सोफे पर बैठकर टीवी ऑन करके खाना खाने लगती है। इमोशनल मूवी देखते हुए प्रीति का मूड भी ऑफ हो जाता है और वो टीवी बंद करके अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह रोहन के घर में खुशी का माहौल था। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा बेटा कि तेरी इतनी अच्छी नौकरी लग गई है। हाँ बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। मुझे भी खुशी है कि आखिरकार तुम्हारी अच्छी नौकरी लग गई। लेकिन अभी तो मेरी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं है पापा, अभी तो मुझे सिर्फ 20,000 रुपए मिलेंगे। अरे कोई बात नहीं बेटा, इतने भी तुम्हारे लिए बहुत है। अभी तो तुम्हारी शुरुआत है और फिर धीरे धीरे तुम काम सीख जाओगे। हाँ, और भैया आपको एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा तो इसके साथ आपको जिंदगी में और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, वरना पहले ही दिन लेट हो जाऊंगा। इतना कहने के बाद रोहन अपना ऑफिस का बैग उठाता है और काम के लिए निकल जाता है। वो रास्ते में जा रहा था कि तभी प्रीति और रोहन की टक्कर हो जाती है, जिसके बाद प्रीति की इम्पोर्टेंट फाइल गिर जाती है और उसके पेज भी इधर उधर फैल जाते हैं। अंधे हो क्या? तुम देखकर नहीं चल सकते? मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी आपकी हेल्प कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। उसके बाद प्रीति अपनी फाइल के पेज कलेक्ट करने लगती है, लेकिन रोहन भी उसकी हेल्प कर देता है। अगेन आई एम रियली सॉरी। लेकिन प्रीति बहुत गुस्से में थी और वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप वहां से चली जाती है। आज रोहन का ऑफिस में पहला दिन था। वो ऑफिस में जाने के बाद अपना काम अच्छे से शुरू करता है। तो मैं अभी इन सारी फाइल्स को कंप्लीट करके मेरे कैबिन में लेकर आना है। रोहन अपना काम करता है और काफी देर काम करने के बाद वो कॉफी पीने जाता है तो देखता है जिस लड़की से आज वो टकराया था वो भी उस ऑफिस में काम करती है। लेकिन प्रीति रोहन को वहां देखकर मुंह बना लेती है और वहां से चली जाती है। अजीब लड़की है, 2 बार सॉरी बोल दिया, उसके बाद भी कितना ज्यादा गुस्सा कर रही है। शाम को काम खत्म करने के बाद रोहन घर वापस आ जाता है। तब शांति ने सभी के लिए खाने में आलू की भुजिया और रोटी बनाई थी। आज फिर से यही, तुमने आलू की भुजिया बना दी। अरे कितने दिनों बाद तो बनाई है। सुबह भी आलू गोभी थी और 2 दिन पहले भी तुमने आलू गाजर ही बनाई थी। इतने दिनों से आलू ही खा रहा हूँ। अब मैं क्या करूं, जब सब सब्जी के साथ आलू डलता है तो कुछ अच्छा अमीरों वाला खाना बनाओ ना कभी मम्मी। हाँ रुक जा बेटा, अभी तुझे अमीरों वाला खाना लाकर खिलाती हूँ। मैं तो उसे जेब में लेकर घूम रही हूँ ना। इस तरह हर कोई बातें करते हुए खाना खाता है और सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। इस तरह दिन गुजर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रीति ऑफिस में किसी से ज्यादा कुछ खास बात नहीं करती थी। एक दिन वो प्रिंटर में कुछ प्रिंट कर रही थी, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। हे भगवान, इस प्रिंटर को भी अभी खराब होना था क्या? कुछ भी कर लो, जिंदगी में तो बस मुसीबतें कम ही नहीं होती हैं। प्रीति गुस्से में काम कर रही थी, तभी वहां पर रोहन आ जाता है और उससे कहता है, हमें हर वक्त तो गुस्से में काम नहीं करना चाहिए, कभी थोड़ा शांति से भी काम लेना चाहिए। मैं कर देता हूँ।
उसके बाद रोहन चेक करता है कि प्रीति गुस्से और जल्दबाजी में प्रिंटर का गलत बटन दबा रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। लेकिन रोहन उसमें प्रीति की हेल्प कर देता है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यानी आपको भी थैंक यू बोलना आता है। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है। अब अगले दिन से रोहन कभी कभी प्रीति को गुड मॉर्निंग विश करता है, तो कभी उसकी ऑफिस में छोटे मोटे काम में वो हेल्प कर देता है, जिसके बाद दोनों के बीच में थोड़ी दोस्ती हो जाती है। एक दिन दोनों लंच करने बाहर जाते हैं। एक छोटा सा ढाबा है, लेकिन मुझे यहाँ का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ के खाने में एकदम अपनापन लगता है और घर जैसा स्वाद आता है। अच्छा, अगर तुम्हें पसंद है फिर तो हमें ट्राई करना ही होगा। दोनों ढाबे के अंदर आते हैं और साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये खाना तो सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब और स्वादिष्ट है। हाँ, एकदम सस्ता और टिकाऊ है। खाना खाने के बाद दोनों वापस ऑफिस चले जाते हैं और अपना अपना काम करते हैं। कुछ दिनों बाद रोहन की जब सैलरी आई तो वो आधे पैसे शांति को देते हुए कहता है, माँ, इसमें से तुम्हें रसोई का सारा खर्च निकालना है और साथ में इसमें बिजली और पानी का भी बिल देना है। बाकी पैसे बिल वगैरह भरने में चले गए और कुछ पैसे अलमारी में रख दिए हैं। पूरा महीना निकालना है। पैसे आते ही चले जाते हैं। एक तरफ रोहन अपने परिवार की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहा था, वहीं दूसरी तरफ रोहन और प्रीति की भी दोस्ती और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। रोहन अब प्रीति को पसंद करने लगा था। पार्क में, क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है जो तुम संडे को भी मेरे पास आ जाते हो? अब तो मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ न तो नजर आता है और ना ही मैं और कुछ सोचना चाहता हूँ। प्रीति, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ऐसे सुनकर प्रीति बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। उसका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो वो बिना कुछ बोले उठकर वहां से भाग जाती है, जिसे देखकर रोहन भी बहुत हैरान हो जाता है। अरे प्रीति, मुझे इस तरह अकेले छोड़कर क्यों भाग गई? क्या मैं इतना बुरा हूँ? अगर रिजेक्ट ही करना था तो मुंह पर मना करके ही चली जाती। रोहन उदास होकर घर वापस आ जाता है। अगले दिन सुबह जब वो ऑफिस जाता है तो उसे प्रीति कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन लंच टाइम में उसे प्रीति ऑफिस के टेरेस पर मिलती है। वहाँ एक छोटा सा गार्डन था जहाँ पर बेंच था जिस पर प्रीति बैठी हुई थी। रोहन उसके पास जाकर बैठ जाता है। देखो प्रीति, तुम्हें इस तरह मुझसे भागने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। तुम मुझे साफ मना कर सकती हो। अगर तुम्हें मेरी कल की बात का इतना ज्यादा बुरा लग रहा है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इतना कहकर रोहन वहां से उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी प्रीति उसे रोकती है। रुक जाओ, क्या तुमने जो कल कहा वो सब कुछ तुमने दिल से कहा है और तुम सीरियस हो? हाँ बाबा, अगर सीरियस नहीं होता तो मैं भला तुमसे ऐसा क्यों कहता? क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? लेकिन तुम्हें तो पता है कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। मुझे तुमसे प्यार है ना कि तुम्हारी जिंदगी में जुड़ी बाकी चीजों से। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखने का वादा करता हूँ। और अगर शादी के बाद मुझे जॉब नहीं करनी तो? शादी के बाद तुम्हारा जो मन करता है तुम वो कर सकती हो। तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो ठीक है, फिर मुझे अपने घर वालों से मिलवाओ। घर वालों से? क्यों, घर वालों से नहीं मिलवाना क्या? हम शादी करनी है तो घर वालों से तो मिलवाना होगा ना? या फिर अभी तक झूठ बोल रहे थे और सिर्फ टाइम पास करने का इरादा है? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बारे में तो ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। ठीक है, संडे को मेरे घर चलेंगे और मैं तुम्हें सबसे मिलवा दूंगा। इस तरह संडे का दिन डिसाइड होता है और प्रीति तैयार होकर रोहन के घर आती है, जहाँ पर कोई प्यार से उसका घर में, तुम तो बहुत ही प्यारी बच्ची हो। बिल्कुल भैया, जितना आप शब्दों में एक्सप्लेन ना कर सके उससे भी ज्यादा प्यारी है आप भाभी। क्या कहा भाभी? हाँ बिल्कुल, अब आप दोनों की शादी होने वाली है तो आपको अब मैं भाभी कहूंगी ना। सभी प्रीति के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं और शांति प्रीति के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। सब चाय नाश्ता करते हुए बहुत सारी बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद प्रीति के जाने का समय हो जाता है। सच में बहुत प्यारी बच्ची हो। हम खुश नसीब है कि तुम हमारे घर की बहू बनोगी। तुम्हारे साथ कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। जी, मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगा। सभी से मिलने के बाद प्रीति वापस से अपने फ्लैट में आ जाती है। वो अपनी माँ की फोटो लेती है और उससे कहती है, बताओ माँ, आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सब अच्छा लग रहा है। उनके साथ मुझे अपनापन लगा जो आज तक मुझे पहले कभी नहीं लगा। मुझे लगता है कि अब मैं सच में शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब प्रीति और रोहन दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो जल्दी ही शादी कर लेंगे, लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो मंदिर में ही पंडित जी के सामने अग्नि के साथ फेरे लेकर पूरे रस्मों रिवाजों के साथ शादी के गठबंधन में बन जाते हैं। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं।
इस तरह दोनों की शादी हो जाती है और प्रीति अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ पर उसके गृह प्रवेश के लिए थोड़ी बहुत तैयारी की थी। बेटा दाहिनी पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। पहले प्रीति कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और उसके बाद सब सो जाते हैं। और अगले दिन सुबह प्रीति जब उठकर आती है, अरे बेटा तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तुम थोड़ी देर और सो जाती। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। अच्छा बेटा चलो रसोई में चलते हैं, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। उसके बाद शांति प्रीति को रसोई में लेकर जाती है। सबसे पहले मीठे से शुरुआत करनी है, इसलिए तुम पहले हलवा बना लो, तब तक मैं सब्जी काट देती हूँ और सब्जी बनाने की तैयारी कर दूंगी। मम्मी जी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब खुद कर लूंगी। अरे बेटा इसमें भला परेशानी होने वाली कौन सी बात है, तुम चिंता मत करो, अभी इन बूढ़ी हड्डियों में पूरी जान है। और फिर अभी कल तक भी तो मैं सारे काम करती थी ना, अब तुम्हारे आते ही तुम्हारे ऊपर सारा काम थोड़ी ना थोप दूंगी। इस तरह एक तरफ प्रीति कढ़ाई में घी और थोड़ी सूजी और आटा मिक्स करके हलवा बनाने के लिए रखती है और वहीं दूसरी तरफ शांति सब्जी बनाने के लिए सारी सब्जी को काटना शुरू करती है। इस तरह प्रीति की पहली रसोई की रस्म में दोनों सास बहू मिलकर सबके लिए अच्छा खाना बनाते हैं। हलवा बनने के बाद शांति चूल्हे पर सब्जी बना रही थी और प्रीति आटा गूंथकर सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना लेती है। खाना बनने के बाद सभी को खाना परोसा जाता है। खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। खाना बनाने में मम्मी जी ने मेरी हेल्प की है। अरे बेटा कैसी हेल्प, मैंने तो बस थोड़ी सब्जी काटी थी और कुछ नहीं, बाकी सब तो तुमने ही किया है। इस तरह प्रीति को एक सपोर्टिव ससुराल मिल जाता है। पहले ही दिन से प्रीति अपने ससुराल में बहुत खुश थी। इस तरह दिन गुजर रहे थे और कुछ दिन बाद वहीं दूसरी तरफ जब शांति दुकान पर राशन का कुछ सामान लेने जाती है, भैया आप मुझे डालडा घी देना। तभी वहां पर खड़ी शीला घमंड में कहती है, क्या बात है, डालडा घी खाया जा रहा है? क्या तुम्हारे पास इतने पैसे तक नहीं कि तुम असली घी खा सको? हम चाहे कुछ भी खाएं, लेकिन तुम्हें उससे क्या परेशानी हो रही है? अरे मुझे क्या परेशानी होगी भला? परेशानी तो तुम जैसे गरीबों को होगी जो ढंग से घी तक नहीं खरीद सकते। अरे जब खाना पीना भी तुम्हारा ठीक नहीं है तो तुम जिंदगी में और ही क्या करोगे? भैया मेरे लिए तो आप ब्रांडेड 5 किलो घी घर पर पहुंचा देना। जी ठीक है बहन जी, मैं पहुंचा दूंगा। इतना कहकर शीला घमंड से बाहर चली जाती है। किसी भी चीज पर कोई भी बात बोलने का मौका नहीं छोड़ती है ये। हे भगवान, सिर्फ हमारे साथ ही ऐसी नाइंसाफी क्यों हो रही है? पता नहीं हमारे दिन कब सुधरेंगे। लीजिए बहन जी आपका डालडा घी। क्या और कुछ भी देना है? हाँ भैया, आप हमें वो सस्ते वाले चावल दे दीजिए जो सबसे सस्ते हैं और मैं हमेशा लेकर जाती हूँ। उसके बाद शांति राशन ले लेती है और दुकानदार को पैसे देने के बाद वो राशन का सारा सामान खरीद कर घर वापस आ जाती है। उन लोगों को अपने बजट के हिसाब से सामान खरीदना पड़ता था। घर आने के बाद शांति का मूड ऑफ हो जाता है, जिसे देखकर प्रीति पूछती है, क्या बात है मम्मी जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं बेटी, एक तो इस गरीबी ने हमारी जिंदगी में इतने कष्ट ला रखे हैं और दूसरी तरफ कुछ घमंडी लोग होते हैं जो दूसरों को नीचे दिखाने के लिए कहीं पर भी कुछ भी बोल देते हैं। जरूर आज आपको फिर से शीला आंटी मिली होगी और उन्होंने ही आपको कहा होगा, इन शीला आंटी को पता नहीं दूसरों की जिंदगी में झांकने की इतनी क्या लगी रहती है, जब देखो हमेशा दूसरों को ताना देती है और बस हमेशा उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करती है। हमारी तो किस्मत भी ऐसी है। सच कहूँ तो मैं भी परेशान हो गई हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे घर में अच्छा खासा राशन आए और हम भी अच्छी चीज खा सके। हर बार बस वही सबसे सस्ता और ऐसा ही राशन लेकर लाना पड़ता है। शांति उदास होकर ये बात बोलती है, जिसे देखकर प्रीति को भी अच्छा नहीं लगता। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन रिया कॉलेज में अपने दोस्तों से कुछ बातें कर रही थी। तो चलो क्यों ना हम सब एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाकर पार्टी करते हैं, मेरा बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मेरा भी कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। चलो वहाँ के महंगे रेस्टोरेंट में चलते हैं और पार्टी करते हैं। हाँ तो चलो चलते हैं, फिर देरी किस बात की। ठीक है दोस्तों, तुम लोग जाओ, मैं घर चलती हूँ। तू भी चलना हमारे साथ। हमारे साथ चलेगी तो कुछ घट जाएगा क्या? अरे इसके पास पैसा होगा तभी तो हमारे साथ जाएगी। इतने महंगे रेस्टोरेंट का ख्वाब देखना तो छोड़ो, अगर ये कैंटीन में कुछ खाने के लिए पैसे दे दे तो वो भी गनीमत होती है। ये सुनकर रिया को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो उदास हो जाती है और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। जब रिया कॉलेज से घर वापस आती है, अरे रिया तुम आज जल्दी घर वापस आ गई। एक काम करो, मैंने खाना बना दिया है, तुम जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाओ। ठीक है भाभी। एक तरफ प्रीति रिया के लिए खाना लेकर आती है और रिया उदास होकर कुछ सोचते हुए चुपचाप बस खाना खा रही थी। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? रिया प्रीति को सारी बातें बताती है।
तो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है भाभी। हमेशा मुझे हर कोई बस नीचा दिखाता है और कोई भी ताना देकर चला जाता है। उन्हें कैसे कहूँ कि मेरा भी जाने का बहुत मन करता है, लेकिन हमारे हालात ऐसे नहीं है। कोई बात नहीं, उन्होंने जो बोलना था उन्होंने बोल दिया। और ये सब उनकी सोच दर्शाता है कि उनकी कितनी छोटी सोच है। अगर वो तुम्हारे सच्चे दोस्त होते तो कभी इस तरीके से तुम्हें ताना नहीं मारते और नीचा फील नहीं करवाते। चलो हम दोनों शाम को गोलगप्पे खाने चलेंगे। ठीक है, वैसे भी मुझे अपने कॉलेज फंक्शन के लिए कपड़े भी खरीदने हैं। इस तरह प्रिया रिया को समझाती है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। शाम को प्रीति और रिया दोनों बाजार जाती हैं। दोनों सबसे पहले कपड़े खरीदने के लिए एक दुकान में जाती है। हाँ भैया, बिल्कुल ऐसा ही सूट दिखाओ जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा घेर हो, तभी तो अनारकली सूट पहनने का फायदा है। अरे ठीक है, मैं आपको इसमें और भी डिजाइन और कलर भी दिखा देता हूँ। दुकानदार रिया को ड्रेस के और डिजाइन दिखाता है। हाँ, मुझे ये पिंक वाला पसंद है। आप इसका रेट बता दीजिए कितना है। इसका आपको हो गया 1000 रुपए। वाह, ये तो बहुत ही सही है। ठीक है, तो इसे पैक कर दीजिए। अरे रुको भाभी, ऐसे कैसे पैक कर दीजिए? अरे भैया, 1000 रुपए ज्यादा हैं, आप जरा कम कीजिए। जी देखिए, हम इसमें कुछ कम नहीं कर सकते। भाई हमें आगे से ही इतने में पड़ रहा है, हम इतने में देंगे तो हमें कैसे मुनाफा होगा। देखिए भैया, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको इसके 800 रुपए दे सकती हूँ। इतने में देना है तो डन कीजिए। वो आदमी कपड़े पैक कर देता है और उसके बाद दोनों दुकान से निकलकर गोलगप्पे खाने जा रही थी। मानना पड़ेगा, तुम्हारी बार्गेनिंग स्किल्स तो बहुत इम्प्रेसिव है। मुझे नहीं लगा था कि दुकानदार पैसे कम कर लेगा। बॉल और डिजाइनर ड्रेस खरीदते टाइम तो ऐसा नहीं हो सकता। खैर, हम मॉल और डिजाइनर ड्रेस के बारे में सोच भी नहीं सकते भाभी। वैसे आप बहुत शरीफ है। उसने जो रेट बताया आप उसे ही भी लेने को तैयार हो गई हैं। ऐसा नहीं करते, हमें हमेशा इनको कम प्राइस बोलना चाहिए, तभी तो हम कम में सामान खरीद पाएंगे। दोनों बात करती हुए एक ठेले के पास आ जाती हैं, जहाँ दोनों एक ठेले पर गोलगप्पे खा रही थी। देखा, मैंने कहा था ना भाभी कि आपको यहाँ के गोलगप्पे बहुत अच्छे लगेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा था, यहाँ के गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं। खट्टा मीठा होने के साथ साथ चटपटा भी है। उसके बाद दोनों गोलगप्पे खाने के बाद घर वापस आ जाते हैं। शाम को रोहन घर वापस आता है और हाथ में पीछे कुछ छुपाकर वो रसोई में जाता है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस खाना बना रही थी। और एक बात बताओ, आप अपने हाथ में पीछे क्या छुपा रहे हो? रोहन पीछे से चूड़ियां निकालता है और प्रीति को देता है। वाह, ये चूड़ी तो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लाओ, मैं तुम्हें पहना देता हूँ। उसके बाद रोहन प्रीति को चूड़ी पहना देता है। इस तरह घर में प्रीति का हर कोई अच्छे से ध्यान रख रहा था, जिसकी वजह से प्रीति को बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिन बाद रोहन प्रीति को कुछ पैसे ला कर देता है। अरे, ये पैसे तुम्हारे रसोई खर्च के लिए, इसी में तुम्हें पूरे महीने का रसोई का खर्च निकालना होगा। ये तो सिर्फ 5000 है, क्या इसमें सब कुछ हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा। मैं हर महीने मम्मी को इतने ही पैसे देता था, अब बस तुम्हें देखकर सब करना होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से प्रीति जो देख रही थी उसकी वजह से उसे बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन सभी घर वाले बाहर आंगन में बैठे थे तो देखते हैं कि शीला के घर पर एक डिलीवरी वाला आया है। हाँ, मेरा आज पिज्जा खाने का बड़ा मन कर रहा था। अब मेरा तो जब भी जो मन करता है तो मैं तो अपने खाने के लिए मंगवा लेती हूँ। बाकियों की तरह थोड़ी ना हूँ कि मुझे अपना मन मानना पड़ता है। और ये लो तुम्हारी टिप। थैंक यू सो मच मैम। उसके बाद डिलीवरी वाला वहां से चला जाता है और शीला भी खाने का सामान लेकर घर के अंदर चली जाती है। लेकिन उसकी बात सुनकर शांति को बहुत गुस्सा आता है। हम तो पागल और बहरे हैं ना, हमें तो कुछ समझ नहीं आता है कि वो ये सब बातें हमें ही मार रही थी। सच में मम्मी, वो तो थोड़ा गरीब हालत की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वरना जैसे शीला आंटी की हरकतें हैं ना, मन तो करता है कि इन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाऊं। बेटा, सबक सिखाना तो दूर की बात है, हम तो घर में ठीक से खाना तक नहीं खा सकते हैं। बस यही कुछ चीजें थी जिसकी वजह से प्रीति को बहुत ज्यादा बुरा लगता था। वो देख रही थी कि किस तरह उसके ससुराल वाले हर छोटी छोटी चीज के लिए अपना मन मार रहे हैं। जब शाम को प्रीति शांति के साथ बाजार जाती है। अच्छा भैया, सब्जी कितने रुपए किलो दे रहे हो? जी 40 रुपए किलो है। तो दे दीजिए। अरे बहू रुक, ऐसे कैसे दे दीजिए? अरे भैया 30 रुपए किलो लगाओ, इतने में देना है तो दो, वरना हम चले। इस तरह शांति 40 रुपए की सब्जी 30 रुपए किलो में ले लेती है। मेरी नंद और सास की बार्गेनिंग स्किल कितने अच्छे हैं, मुझे लगता है इनसे कुछ सीखना चाहिए। उसके बाद दोनों परचून की दुकान पर जाती है और भैया मुझे एक नमक की थैली दे दीजिए और 20 वाली हल्दी की थैली भी दे दीजिए।
इस तरह उन्हें टुकड़ों में सारा छोटा मोटा सामान लाना पड़ता था। दिन गुजर रहे थे। एक दिन रिया सबका व्हाट्सएप स्टेटस देख रही थी। देखो सब कितने महंगे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और कितने अच्छे अच्छे खाने की फोटो लगा रहे हैं, और हमें देखो आज तक इन डिशेस का कभी नाम तक नहीं सुना होगा। हमें तो बस यहाँ पर पुराने चावल खाने पड़ते हैं, साथ में दाल रोटी या फिर कोई आलू की सब्जी, बस इसके अलावा तो कुछ अच्छा खाना नसीब नहीं होता है। देखो तो जरा सब सुशी, वाग्यू स्टेक और केवियर खा रहे हैं। सुशी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। क्या आपने खाई है भाभी? हाँ एक बार खाई थी। आपका सही है, कम से कम आपने खाया तो है, मैंने तो आज तक टेस्ट भी नहीं किया। अरे खाना ही छोड़, यहाँ तो ढंग का घी भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरा तो बूंदी का लड्डू खाने का इतना मन करता है, लेकिन घी इतना महंगा है कि क्या कर सकते हैं। उन लोगों को हर चीज में मन मारता हुआ देख प्रीति ठान लेती है कि अब वो उनके लिए कुछ करेगी। अगले दिन प्रीति परचून की दुकान से 2 किलो महंगा और अच्छा वाला घी लेकर आती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। बेटा तू 2 किलो घी कहाँ से लेकर आ गई है? मम्मी जी मेरे पास मेरी सैलरी के कुछ पैसे सेव पड़े थे, बस उन्हीं पैसों से लेकर आई हूँ। आपका बूंदी का लड्डू खाने का मन था ना, तो अब मैं देसी घी के लड्डू बनाऊंगी आपके लिए। बेटा तुझे अपने बचाए हुए पैसे हम पर खर्च करने की क्या जरूरत है? क्यों, क्या मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? जब आप लोग मेरे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्या मैं आपके लिए इतना कुछ नहीं कर सकती? अब प्रीति घर में ही बेसन का आटा तैयार करके और कढ़ाई में खूब सारा तेल गर्म करके उसमें बूंदी डालकर उन्हें पका लेती है। उसके बाद उन्हें निकाल कर चाशनी में निकाल देती है। इतना सब करने के बाद उसमें बहुत सारा घी डालती है और उसके बाद उन्हें मिक्स करने के बाद अच्छे से गोल गोल घुमाकर लड्डू की शेप में बना देती है। उन लड्डू में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाले थे। इस तरह देसी घी के बूंदी के लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं, जिसे हर कोई घर में खुशी खुशी खा रहा था। सब लड्डू खाते हैं। काश हम हमेशा ही अमीरों वाला खाना खा सकते। बेटा हमें सच में खुशी हो रही है, तूने हमारे बारे में इतना सोचा। हाँ सच में, वरना हमारे घर में कहाँ ड्राई फ्रूट्स और इतना अच्छा घी आता है। पहली बार कुछ अच्छा खाकर सबकी आंखों में चमक देखकर प्रीति को बहुत खुशी हो रही थी, इसलिए वो शाम को ही जाकर सबके लिए बासमती चावल लेकर आती है। आखिर तुम ये सब सारा सामान क्यों लेकर आ रही हो? तुम अपने पर्सनल पैसे क्यों खर्च कर रही हो? मैं क्यों खर्च नहीं कर सकती, बताइए जरा। इतनी मेहनत से तुमने उन्हें सेव किया होगा, और इस तरह सिर्फ खाने में सारे पैसे खर्च कर देना सही नहीं होगा। अरे पतिदेव जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब देख लेंगे। इस तरह प्रीति अब अपने पैसों से घर में छोटे मोटे अच्छे अच्छे सामान लाकर ला रही थी। एक दिन जब प्रीति सबके लिए केसर और बादाम मिल्क के साथ हेजलनट्स, पीनट बटर और उसके साथ मोज़रेला चीज भी लेकर आती है। भाभी आप फिर से ये सारा सामान लेकर आ गई हैं, कितना महंगा सामान है। हाँ बेटा, तुझे बेवजह इन सब चीजों पर इतने पैसे उड़ाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी कुछ नहीं होता है, मैं कह रही हूँ ना सब ठीक है। चलिए आज मैं सभी को मस्त चीज वाला सैंडविच बनाकर खिलाती हूँ और उसके साथ हम बादाम मिल्क पियेंगे। प्रीति किचन में जाती है और कुछ आलू उबालने के लिए 2 ब्रेड और सेक कर उसके बीच में लगा देती है और साथ में उसमें बहुत सारा मोज़रेला चीज लगा देती है। सैंडविच बनाने के बाद वो सभी को बादाम मिल्क के साथ देती है। सबने पहली बार ऐसा खाना खाया था, इसलिए सबको बहुत अच्छा लगता है। क्या सच में अमीर लोग हमेशा सुबह यही ब्रेकफास्ट करते हैं? उनका तो कुछ नहीं पता पापा जी, कुछ भी खा लेते हैं। एक चीज का पैकेट ही कितना महंगा आता है, हम तो इसे कभी नहीं खरीद सकते। पर बहू तूने कम से कम हमारी एक बार तो अच्छा खाने की इच्छा पूरी कर दी, बस वही बहुत है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। अब प्रीति का और मन था कि वो अपने घर वालों को अच्छी चीजें खिलाए। एक दिन शीला के घर में बहुत सारा महंगा राशन एक साथ घर में लोड हो रहा था। हम तो कई दिनों का राशन एक साथ मंगवा लेते हैं, दूसरों की तरह नहीं कि हर 10 दिन की चीज लेने के लिए हर दूसरे दिन दुकान पर भाग जाए। और हमारा राशन तो होता ही इतना महंगा है कि बस पूछो ही मत, क्वालिटी वाली चीजें खाते हैं हम। शीला बाहर खड़ी होकर ऐसा ताना कस देती है जिसे सुनकर शांति का मुंह बन जाता है। लेकिन इन्हें तो मैं बताऊंगी अच्छे से, बस बहुत हो गया, अब मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। प्रीति शाम को राशन लेने के लिए एक मॉल पर जा रही थी, तब रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है। अरे शादी के बाद तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। रोहन ने प्रीति को देख लिया था और वो उसके पीछे आ रहा था, लेकिन ये बात सुनने के बाद उसका दिल टूट जाता है और वो वहां से चला जाता है। मेरी जिंदगी इतनी खराब हो गई है कि अब मैं बहुत ज्यादा खुश रहने लगी हूँ और मुझे हर जगह से सिर्फ प्यार मिल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे भड़काने से अब मुझे कुछ फर्क पड़ता है? तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक बहुत प्यार करने वाला परिवार है, अब निकलो यहाँ से।
उसके बाद प्रीति एक बड़े से मॉल पर जाती है और वहां पर सारी महंगी चीजें जैसे अखरोट, पिस्ता, ओट्स, हर तरह के सीड्स, काजू बादाम, मोज़रेला चीज, इडली बनाने का सामान और चावल का आटा, इस तरह का जूस और हर तरह का जूस और साथ में केसर, बादाम मिल्क, ऑलिव ऑयल और अलग तरह के आटे के पैकेट जैसे रागी, सब कुछ खरीद कर लाती है। भैया आप अभी मेरे घर पर ये सारा राशन एक साथ भिजवा दीजिए। अब प्रीति बहुत सारा अमीरों वाला राशन लेकर घर पहुंच जाती है। बहुत सारा राशन घर के अंदर लोड हो रहा था, जिसे देखकर बगल वाली शीला का मुंह बन जाता है और गुस्से में वो अंदर चली जाती है। घर के अंदर सारा राशन जाने के बाद, बेटा आखिर ये सब क्या हो रहा है? पहले थोड़ा बहुत सामान आता था और अब तो तुम इतना सारा सामान लेकर आ गई हो। हाँ भाभी, और सारा ही सामान अमीरों वाला है। आखिर आपके पास इतना बजट आ कहाँ से रहा है कि आपने इतने लंबे समय तक अमीरों वाला राशन भरवा दिया घर में? मुझे तो सब पता है कि कहाँ से आ रहा है। सब उस लड़के से ही मिल रहा है ना, जिसे तुम कह रही थी कि शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बल्कि मेरा सौतेला भाई था जो मुझे परेशान करने आया था। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अकेली हो। हाँ मैंने कहा था, लेकिन ये सच नहीं है। मैंने आप लोगों से बहुत बड़ा सच छुपाया है। प्रीति खुश होकर अपना रिपोर्ट कार्ड ले जाकर अपने पापा को दिखाती है। पापा देखो, मैं कॉलेज में टॉप किया है। अच्छी बात है। प्रीति बहुत खुशी से ये बताती है, लेकिन महेंद्र उसकी बात पर बिल्कुल गौर नहीं करता, जिसे देखकर वो उदास हो जाती है। प्रीति उदास होकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तब उसकी सौतेली माँ वहाँ आती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे ऊपर ध्यान देंगे? उन्हें तो बल्कि अपने बेटे से प्यार है। सुनीता प्रीति को ताना कसती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती और अपनी सहेली के साथ बाहर मूवी देखने चली जाती है। अगर तू नहीं आती तो मेरा पता नहीं क्या होता। अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मूवी देखने के बाद दोनों महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। उसके बाद प्रीति अपने बॉयफ्रेंड से मिलने उसके फ्लैट पर जाती है। तुम कभी मेरा फोन क्यों नहीं उठाते हो? तुम्हें पता है ना मैं कितना बिजी हूँ। हाँ बिल्कुल, आजकल तो तुम बहुत बिजी रहने लगे हो। ना मेरे पास कॉल करते हो, ना मुझसे मिलने आते हो। तुम्हें पता है ना मेरे घर वालों की तबीयत खराब चल रही है, इसलिए मैं टेंशन में हूँ। प्लीज मुझे और टेंशन मत दो। यहाँ पहले ही पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा है। सॉरी, बताओ मुझे तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? प्रीति उतने ही पैसे रवि के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन कुछ दिन बाद जब रवि उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था, तो एक दिन वो कॉलेज में उसके पास मिलने जाती है, तो देखती है कि रवि और सीमा हंसते हुए बात कर रहे थे। सच में इस प्रीति को अपनी जिंदगी में लाना सही रहा। मैं बेस्ट फ्रेंड बनकर पैसे हट रही हूँ और तुम बॉयफ्रेंड बनकर। सच में मजा आ गया। ये बात सुनकर प्रीति का दिल टूट जाता है। तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। तुम दोनों मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें शर्म क्यों आएगी भला? हमें तो जो सही लगा हमने किया। अरे तुम्हारे पास इतना पैसा है, थोड़ा बहुत हमें मिल जाएगा तो क्या हो गया? प्रीति का दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाता है और वो वहां से रोती हुई चली जाती है। घर आने के बाद, लो जी आ गई गुलछर्रे उड़ाकर। क्या मैंने आपसे बात की जो आप हर बार मुझसे बात करने आ जाती हैं? इतना घमंड ठीक नहीं है लड़की। ये तो कुछ भी नहीं है। बचपन से आपने जो मेरे साथ किया है, मुझे हमेशा जब मन किया मार दिया, घर का काम करवाया और तो और हमेशा मेरे पापा से झूठी शिकायत लगाकर मेरे पापा को मुझसे अलग करने की कोशिश की। इन सब चीजों के बाद क्या मैं आपसे तमीज से बात करूंगी? आप इस लायक नहीं हैं। मन तो करता है कि अभी धक्के मारकर तुम्हें घर से निकाल दूं, लेकिन नहीं निकाल सकती। आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी मेरी है। एक दिन तुमसे प्रॉपर्टी छीनकर सारी मेरे बेटे के नाम कर दूंगी। अगर बंटवारा होना था तो बराबर का होना था। तुम्हें ज्यादा क्यों मिला? कोई खिलौना है क्या जो छीन कर दे देंगे? इस प्रॉपर्टी में मेरी मम्मी का पूरा हक था। मेरी मम्मी ने पापा के साथ मिलकर बराबर का काम किया है। पूरा एम्पायर खड़ा करने में मेरी मम्मी का योगदान है। उनका हिस्सा मुझे बहुत पहले ही मिल गया था। इसमें तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी तरह नहीं कि मेरे पापा को पैसों के लिए फंसा लिया और शादी कर ली। इस तरह मैंने अपना परिवार छोड़ दिया। मैंने फिर कभी किसी को सच नहीं बताया, क्योंकि हर कोई मुझसे पैसों के लिए दोस्ती कर रहा था और पैसों के लिए ही मुझसे बात कर रहा था। मुझे लगा कहीं तुम भी इसलिए मुझसे दोस्ती न करो, इसलिए मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह रही। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने कभी भी तुम्हें इस चीज के लिए न तो जाना है और न ही जानेंगे। हाँ बेटा, तुम हमारी बेटी हो और बल्कि हम तुम्हें तो बहुत प्यार करते हैं। जब से तुम आई हो घर में खुशियाँ आ गई हैं। बल्कि तुम्हें हमारे लिए कितना कुछ किया है और करने की जरूरत नहीं है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। नहीं मम्मी जी, मुझे आप लोगों का प्यार दिखा है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। चलिए अब सब जल्दी से तैयार हो जाइए, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने चलेंगे। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि हम इतने महंगे रेस्टोरेंट में आकर सुशी खा रहे हैं।
सब हमारी बहू की वजह से हुआ है। अमीरों वाला खाना खा रहे हैं और घर में भी अमीरों वाला राशन आ गया है। तुम सच में हमारे घर की लक्ष्मी हो बेटा। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब से आपकी सबकी खुशी मेरी खुशी है। इस तरह प्रीति अपने परिवार वालों की खुशी के लिए सब करती है और प्रीति के ससुराल वाले भी उसे बहुत प्यार करके अपना लेते हैं, जिसके बाद उसे एक प्यारा सा घर परिवार मिल जाता है।